सी एक एक और कम कर दो बंद कर चलो। अच्छा मेरा नाम रमज़ान सईद है जी। तो मैं आज जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करूंगा उस टॉपिक का जो है वो है ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन। अच्छा थोड़ा सेशन को इंटरेक्टिव और इंक्लूसिव बनाने के लिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप बैठे बैठे अपनी अपनी सीटों पे अपना थोड़ा तारुफ करवा दें तो वो थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा, आप भी इंगेज हो जाएंगे और मैं भी इंगेज हो जाऊंगा। और ये कोई अगले 1 घंटे या पौना घंटा जो हम यहाँ पे गुजारेंगे तो इट विल बी अ नॉलेजफुल सेशन फॉर एवरीबॉडी। तो अगर इफ़ यू डोंट माइंड तो आप पीछे से अपना सिर्फ नाम बता दें और आप करते ओके। चलें, ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम एक जगह पे बैठे हो, कम से कम आप आपस में तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ जानते हो। तो ये शुरू करने से पहले 1 2 3 चीज़ें मैं ज़रा डिस्क्लेमर के तौर पे कह दूंगा कि ये जो हम एक्टिविटी करते हैं इसके अंदर कोई कमर्शियल किसी कंपनी को प्रमोट करना या किसी कंपनी की मार्केटिंग करना हरगिज़ ऑब्जेक्टिव नहीं होता। और ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है कि एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर किया जा सके जितना ज़्यादा हो सके। तो ये अगर कोई आप ड्यूरिंग सेशन कोई नाम या कोई इस तरह की चीज़ देखते भी हैं तो दैट वाज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज एंड स्टडी। ठीक है। और दूसरा इसमें डिस्क्लेमर हमारी तरफ से ये है कि इसके अंदर जो भी हम लोग डाटा रिसर्च या इंफॉर्मेशन या स्टडीज़ आपको आगे जाके इसमें नज़र आएंगी, उसका भी मकसद सिर्फ यही है कि एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग करना है। और वो ज़ाहिर बात है दुनिया की मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठी की गई होंगी और यहाँ पे उनको एक क्लब करके एक स्लाइड के अंदर आपको दिखाया जाएगा। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही होगा कि एक दूसरे के साथ स्टडी या नॉलेज शेयरिंग बेसिस के लिए, कोई कमर्शियल रीज़न इसमें नहीं होगा। ठीक है जी। तो मेरा नाम रमज़ान सईद है जी। अच्छा जी, माई सेल्फ आई एम बाय प्रोफेशन आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर और since 23 years I've been to on different capacities and capabilities I've been working in this field, जिसमें HVAC इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, रेफ्रिजरेशन और HVAC रेफ्रिजरेशन से इंटरेस्टेड इसके इर्द गिर्द ही हम सारी ज़िंदगी काम करते रहे। तो ये मेरा तारुफ था थोड़ा सा। तो आज जो हम एक्टिविटी या जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसके 5 की एरियाज हैं जिसको हम फोकस करेंगे अपने डिस्कशन में। तो ये 5 एरियाज जो हैं इसके अंदर एक तो आपको हम बताएंगे कि ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन है वो बेसिकली क्या चीज़ है और उसके अंदर कौन कौन से जो हैं फर्दर उसके एलिमेंट्स हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है और जो उसमें हो रहा है करंट मार्केट में जो उसका स्टेटस है वो क्या है और उसके अंदर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, आने वाली चीज़ें क्या हैं, इम्प्रूवमेंट एरियाज कौन से हैं। और दूसरा उसमें है जी करंट इश्यूज एंड मार्केट ट्रेंड्स जो हैं जो इस वक्त जो हमारी लाइफस्टाइल है पाकिस्तान में इवन ग्लोबली, उसके अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन का क्या रोल है, कितना इम्पोर्टेंट रोल है, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं और उसके अंदर जो जिस तरीके से वो हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करता है वो क्या है। उसके बाद हमारे पास ये है कि जो करंट रेफ्रिजरेंट्स हैं वो कौन से हैं और जब से ये 2016 से ये किगाली अमेंडमेंट आई है रेफ्रिजरेंट्स को चेंज करने के लिए, जो ओजोन डिप्लीशन फैक्टर है पोटेंशियल जिन रेफ्रिजरेंट्स का है या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो वो वाले रेफ्रिजरेंट्स हम अंडर डिस्कशन लाएंगे और उसके जो अल्टरनेटिव अपकमिंग रेफ्रिजरेंट्स हैं, अपकमिंग रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो क्या क्या है ये हम देखेंगे। और चौथा पॉइंट ये है कि डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव एंड चैलेंजेस, मतलब ये है कि जिससा हमारी लाइफ स्टाइल जो है ओवर द पीरियड स्पेशली इफ़ वी फोकस ऑन लास्ट 30 years, तो लाइफ स्टाइल स्पेशली इन अर्बन एरियाज हैज़ बीन ट्रेमेंडसली चेंज। उस चेंज में ज़ाहिर है जब आपका लाइफ स्टाइल चेंज होता है तो उसमें फूड मेडिसन जो भी इनटेक्स हैं एडिबल्स हैं उसको परचेज करने का और उसको अपने घर पे लाने का और कंज्यूम करने का तरीका भी असर नो चेंज होता जा रहा है और कुछ हो भी चुका है। तो इसमें हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे और चैलेंजेस क्या क्या हैं
और चैलेंजेस में हैं। तो जब भी कोई इस तरह के टॉपिक पे बात करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि दो दुनिया की जो अवेलेबल रिसर्चेज हैं उसको पाकिस्तान के रियल टाइम प्रॉब्लम्स के साथ कोरिलेट करके और उससे कोई अगर हम चीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे यहाँ HVAC तो खैर ज़रा ज़्यादा बड़ी फील्ड आ जाती है, लेकिन रेफ्रिजरेशन के अंदर कोई सिरे से कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन या कोई एलैबोरेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो समहाउ हमारी मजबूरी है कि हमें फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जिस तरह IIR है, इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन है, विच इज़ वेरी नंबर फॉर दिस विच इज़ पॉइनर इन द रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री। फिर उसके बाद एशरे है, तो इवन UNDP है। तो ये इनकी रिसर्चेज और केस स्टडीज और जो इन्होंने काम किया हुआ उसी को लेके फिर आगे बुनियाद बना के बात करनी पड़ती है। दिस इज आवर अप्रीहेंशन एनीवेज। उसके बाद फिर हम आपको कंक्लूड करेंगे कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हुए हैं और जो हमने नॉलेज पीछे हमने इस प्रेजेंटेशन में हासिल किया है उसको हम कंक्लूड कैसे करते हैं, हम उसमें क्या लेके जा सकते हैं अपनी अपनी फील्ड, और उसके हवाले से कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उस नॉलेज को। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ये हमारा ओवरऑल आउटलुक होगा प्रेजेंटेशन का। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना जरूरी होता है कि ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन इज एक्चुअली a पार्ट ऑफ कोल्ड चेन। अब कोल्ड चेन इज अ वेरी बिग यू नो इंडस्ट्री और अ वास्ट फील्ड है जिसके अंदर काफी ज्यादा कंसिडरेबल फैक्टर्स होते हैं जो अंडरस्टैंड करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं छोटा छोटा आपको कुछ चीजें इंफॉर्मेशन बताता हूँ। एक तो ये कि कोल्ड चेन बेसिकली सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ कमोडिटीज, गुड्स, मेडिसिन, एडिबल्स, राइट फ्रॉम द सोर्स टू द कंज्यूमर। अब इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो भी उसका सोर्स है, चाहे वो खेत हैं, चाहे वो कोई मेडिसिन बनाने की फैक्ट्री है, चाहे वो कोई फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, वहां से लेके जो कंज्यूमर है वहां तक उसको कंट्रोल टेम्परेचर पे पहुंचना है। और वो कंट्रोल टेम्परेचर जो है उसको कैसे इंटैक्ट रखना है, दिस इज ऑल अबाउट कोल्ड चेन। सो कोल्ड चेन आपको ये बताती है कि हमारा जो फूड है या कंज्यूमेबल्स हैं वो आप तक कैसे पहुंच रहे हैं। अगर कहीं भी उसमें कोई वीक लिंक है टेम्परेचर के हवाले से, ह्यूमिडिटी के हवाले से, तो क्वालिटी ऑफ दैट कम्युनिटी कैन बी डिस्टर्ब। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। हर जो एडिबल्स हैं उसके अपने रिकमेंडेड टेम्परेचर्स होते हैं। कुछ चीज़ें फ्रोज़न होती हैं, कुछ चीज़ें आपको फ्रेश चाहिए होती हैं, कुछ ड्यूल चाहिए होती हैं एट द सेम टाइम। आप मिसाल के तौर पे आपको आइसक्रीम चाहिए, वो आपको फ्रोज़न चाहिए। आपको दही चाहिए, योगर्ट चाहिए, वो आपको चिल्ड चाहिए, फ्रोज़न नहीं चाहिए। फ्रोज़न इज नॉट अ योगर्ट। तो ये एक डिस्टिंक्शन है। अब वो ये भी हो सकता है कि दोनों चीज़ें एक ही प्लांट पे बन रही हों और एक ही गाड़ी में शॉप पे या मार्केट में आ रही हो, बट देयर टेम्परेचर एप्लीकेशन जो है रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट है। अब ये चीज कहना तो इजी है, माइट भी वो प्लांट कराची में और वो चीज जो है वो पेशावर में पहुंच रही हो या लाहौर में पहुंच रही हो। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि थ्रू आउट द जो ट्रांसपोर्टेशन है, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, स्ट्राइक हो सकती है, नहीं हो सकती है, बीच में कोई और इशू हो सकता है। तो वो आपके पास इंटेक्टेड पहुंचाना इट्स हेल ऑफ अ जॉब। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ नोट है, बाकी नोट्स ही हैं, आप स्लाइड पे खुद भी पढ़ ही रहे होंगे। द कोल्ड चेन इज ऑफन क्वाइट कम्प्लेक्स विद फूड बीइंग चिल्ड और फ्रोजन ऑन मोर देन वन ओकेजन। अब इसमें यह है कि अगर फैक्ट्री में एक चीज फ्रोजन बनी है तो मे बी उसको रास्ते में शॉक्स मिल रहे हो टेम्परेचर के, और फिर लाके जहाँ पे आपने एंड यूजर सुपर मार्केट्स में डंप करनी है तो वहां पे एक मजीद आपको टेम्परेचर इंटेक्टेड फैसिलिटी चाहिए। तो ये एक पूरा उसका साइकिल है। द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ कोल्ड स्टोर पे ये कुछ नंबर्स हैं। ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ कोल्ड स्टोर अराउंड द ग्लोब इज अबाउट 600 मिलियन क्यूबिक मीटर। द IIR इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन है, जो उनकी काफी रिसर्च पेपर्स हैं रेफ्रिजरेशन के ऊपर, estimates that total number of refrigerated air conditioning and heat pump systems in operation worldwide is about roughly 3 billion actually, including 1.5 billion for domestic refrigerator। अब ये नंबर बेसिकली ये सिर्फ कोल्ड चेन से रिलेटेड है। ये जो आपको नंबर नजर आए ये सिर्फ कोल्ड चेन से रिलेटेड है। इसमें HVAC जो एयर कंडीशनिंग के लिए
फ्रीऑन बेस या कोई और सिस्टम चल रहे हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। दिस इज ओनली प्योरली फॉर द रेफ्रिजरेशन जो कोल्ड चेन में आ रहा है। तो ये आप नंबर से अंदाजा लगा सकते हैं और बिग इज दैट फील्ड। देयर आर आल्सो 4 मिलियन रेफ्रिजरेटेड रोड व्हीकल्स, वैन्स, ट्रक, सेमी ट्रेलर्स, 1.2 मिलियन रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, और ये काफी एक बड़ा उनके पास डाटा है, ये आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी। बेसिकली ये नंबर्स बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी वास्टनेस क्या है कोल्ड चेन की। ये एक प्रोसेस है समझाने के लिए अगेन कि अगर आप देखें तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, फिर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग है, फिर रिटेलिंग है और कंज्यूमर्स हैं। आप देखें कि हर नए स्टेप पे आने के लिए उसको एक ट्रांसपोर्टेशन में से गुजरना पड़ रहा है, हर एक ट्रांसपोर्टेशन में से गुजर के, और वो सारी चीजें अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आप देखें कि कोल्ड चेन आ रहा है, कोल्ड स्टोर एक्टिविटी के अंदर। दिस इज ऑल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। कहीं भी अगर आप चेन ब्रेक करते हैं तो यू विल नॉट हैव द एज गुड क्वालिटी एज इट शुड बी। और अभी जो मॉडर्न रेफ्रिजरेशन कोल्ड चेन आ रही है उसके अंदर जो इंटरनेशनल कार्गो होता है उसके अंदर इवन छोटे टेम्परेचर लॉगर्स बिल्ट इन लगे होते हैं। जो भी आपका पैकेज है, ये पैलेट है, उसके अंदर बिल्ट इन सेंसर्स लगे होते हैं जो आपको थ्रू आउट आपके क्लाउड या सैटेलाइट के थ्रू आपको बता रहे होते हैं, शिपमेंट के थ्रू, के जो आपका 1 महीने का जर्नी है या 1 वीक का जर्नी है, जो आपका प्रोडक्ट है उसका थ्रू आउट द जर्नी टेम्परेचर प्रोफाइल क्या रहा है। तो जो रिसीवर होता है, जो एंड यूजर होता है, वो उसको अपने कंप्यूटर के साथ लगा के वो सारा डाटा रिट्रीव करता है कि क्या मेरा जो प्रोडक्ट है वो सारा मुझे कांस्टेंट टेम्परेचर पे अचीव मिला है कि नहीं मिला। तो ये एक पूरा एक साइकिल होता है जिसके थ्रू आपके पास पहुंचती है चीजें। फिर अगेन ये फिर बेसिकली जो कोल्ड चेन एप्लीकेशन है वो एक तो फूड कमोडिटी में है, फिर दूसरा इसके अंदर मेडिसिन या मेडिकल की फील्ड में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मोस्टली आपने मेडिसिन सुना होगा जो कि ट्रांसपोर्ट होती है 15 डिग्री से लेके 25 सेल्सियस तक, 15 to 25 इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इसके अंदर वैक्सीनेशन को भी डाल लें तो वैक्सीनेशन जो है वो 0 पे भी होती है, कुछ उससे भी बिलो होती है। अभी जब ये कोरोना के दिनों में आपके पास कुछ डाटा आया होगा कि कोरोना के दिनों में जो हमारे पास वैक्सीनेशन तो आ रही थी बट हमारे पास लोगों तक पहुंचाने के लिए कोल्ड चेन नहीं थी। मतलब हमारे पास जो रेफ्रिजरेटेड व्हीकल जितनी क्वांटिटी में चाहिए थे उस क्वांटिटी में देन एंड देयर अवेलेबल नहीं थे। अवेलेबल से मुराद ये है कि जिनके पास कोई अगर अपने यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए है, तो माइट बी दैट नॉट अवेलेबल फॉर द वैक्सीनेशन ट्रांसपोर्टेशन। तो देयर आर नॉट सो मच वेंडर एज वेल एज जिन्होंने फ्लीट्स जो है अपने मेंटेन किए हो कि कोल्ड चेन के जो आपको इजीली रेंटल के तौर पे अवेलेबल हो। वेरी फ्यू कंपनीज आर वर्किंग जो कि रेंटल रीफर कंटेनर्स का काम कर रही पाकिस्तान में। चलिए फिर ये अगेन ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन है। अब ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन के अंदर भी 3-4 सेगमेंट हैं। उसमें अगर आप देखें तो हमारे जो मेन सेगमेंट हैं, एक तो हमारे पास रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स हैं जिसमें वैन्स हैं, ट्रक्स हैं, सेमी ट्रेलर्स हैं, रेफ्रिजरेटेड, फिर हमारे पास रेफ्रिजरेटेड एयर कार्गो भी होता है, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स हैं, एटमॉस्फेरिक कंट्रोल कंटेनर्स भी आजकल आ रहे हैं जो कि लॉन्ग रूट के लिए यूज होते हैं, जो ओवर द मंथ्स जिनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रेन्स हैं और रेफ्रिजरेटेड शिप्स हैं। रेफ्रिजरेटेड ट्रेन्स जो है इनका कॉन्सेप्ट रेफ्रिजरेटेड ट्रक से भी पुराना है कि पहले ज़मानों में गोश्त को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या इस तरह की फ्रोजन आइटम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ड्राई आइस या सॉलिड आइस को यूज किया जाता था, गोश्त के साथ उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था। रेफ्रिजरेशन सिस्टम तो उसमें शायद उस वक्त नहीं होते थे, लेकिन मीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आइस के ब्लॉक्स जो हैं उसके साथ करके फिर ये ट्रेन्स के अंदर उनको पैक करके इंसुलेटेड कैबन्स होते थे उसमें फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता। तो रेफ्रिजरेटेड ट्रेन्स आर इवन ओल्डर देन द रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स नाउअडेज वी आर यूजिंग। फिर रेफ्रिजरेटेड शिप्स हैं, अगेन इसका भी यही कॉन्सेप्ट है। जो ये फिशिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं वो उनकी ये बुनियादी ज़रूरत है रेफ्रिजरेटेड शिप्स, जो आपके बड़े बड़े शिप्स जो हैं समंदर में फिश पकड़ते हैं या ये सारा कारोबार करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। वो ये होता है कि वो शिप्स के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगे हुए होते हैं और वो मैं रुक जाऊं कि अच्छा, तो वो रेफ्रिजरेटेड शिप्स जो हैं वो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फिशरीज इंडस्ट्री। तो इसके बगैर फिशिंग मुमकिन नहीं है फ्रेश, क्योंकि जो फिशिंग के लिए जाते हैं डीप सी
के अंदर फिशिंग करने के लिए उनकी ये ज़रूरत है, वो फिर पोर्ट पे लेके आते हैं और वो फिश को जो है ना फिर आगे उसको रेफ्रिजरेशन में ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये 5 मेन हमारे जो हैं ट्रांसपोर्ट के जो मैकेनिज्म्स हैं या एलिमेंट्स कह लें आप, इसको आपको थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में बताते हैं कि रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स क्या होते हैं और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा-सा आपको इसमें नॉलेज शेयर करते हैं आपसे। अच्छा जी, ओवर द टाइम द इंक्रीज डिमांड फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव गुड्स एंड एक्सटेंसिव शेल्फ लाइफ हैज लेड द डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली हुआ ये है कि ओवर द पीरियड वर्ल्ड इज नाउ एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स अ ग्लोबल विलेज। तो अब एक तो ये फैक्टर है, दूसरा ये कि एग्रीकल्चर इज नो मोर ये कह लें कि नेशनल वर्क है, अब ये एक ग्लोबल इंडस्ट्री है जिसका लिंकेज जो है वो फूड सप्लाई चेन से है। अगेन फिर फूड सप्लाई चेन जो है उसका कनेक्शन जो है आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इवन इट इज कनेक्टेड विद योर कंट्री इकोनॉमी। आपने देखा होगा कि बाज का ये टीवी के ऊपर आ रहा होता है, बाज का ये सुनने में मिलता है कि जी आपके जो टमाटोज हैं वो 1000 रुपए किलो हो गए और बाज का जो है वो 50 रुपए किलो पे आ जाते हैं या 200 रुपए किलो में आ जाते हैं। तो ये जो वेरिएशन ऑफ प्राइस है, दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू द कंसिस्टेंसी ऑफ सप्लाई चेन। अगर आप किसी डेवलप कंट्री में जाएंगे तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसलिए उसकी वजह ये होती है कि पीछे एक कंसिस्टेंट सप्लाई चेन एग्जिस्ट कर रही होती है, वेयर हाउसिंग होती है और डिमांड एंड सप्लाई को उन्होंने कोल्ड स्टोर चेन्स के साथ मेंटेन किया हुआ होता है। वो एक कंसिस्टेंट सप्लाई मार्केट में आती रहती है और लोगों को कमोडिटीज अवेलेबल होती रहती है। हमारे यहाँ ये है कि हम अभी भी स्टिल वी डिपेंड ऑन अ फ्रेश प्रोड्यूस। हमारे यहाँ अगर एक चीज का सीजन है, अगर पोटैटो का सीजन है तो मे बी आपको वो 20 रुपए किलो मिले, लेकिन अगर सीजन नहीं है तो हो सकता है वो आपको 500 रुपए किलो मिल रहे हो। वैसे पोटैटो का तो एक कमर्शियल यूज ओवर द पीरियड लास्ट 10 ईयर्स में एक ट्रेमेंडस हुआ है और उसी हिसाब से जो है वो ग्रोअर्स भी ज्यादा उधर शिफ्ट हो गए, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ गैप्स जो अभी भी हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर को सीरियस नहीं लिया जा रहा और हम उसको कमर्शियल बेसिस पे नहीं चलाते। लेकिन ये एक छोटा सा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि जो फूड कमोडिटीज की प्राइसेस हैं उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई से है, ड्यू टू द नॉट हैविंग अ प्रॉपर कोल्ड चेन सप्लाई सिस्टम ना होने की वजह से। अगर आपके कंसिस्टेंट सप्लाई सिस्टम हो तो आपको ये कांस्टेंट प्राइस पे मिल रहे होंगे। दुनिया दुनिया में होता है, अगर आप बाहर चले जाएं किसी भी नजदीक तरीन भी मुल्क में चले जाएंगे तो वो आपको एक कांस्टेंट प्राइस, हाँ वो 5-10% की रेंज में चेंज हो रहा होता है, बट नॉट लाइक दिस जिसका हमारे यहाँ होता है। उसकी वजह यही है कि हमारे पास कंसिस्टेंट सप्लाई चेन नहीं है। हमारी जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज का रूप अख्तियार करती जा रही है। तो हमारे मुल्क में कहीं दुनिया के किसी भी मुल्क में वो चीज कमोडिटीज बन रही होती है तो वो एक्सेसिबल होती है, एक्सेसिबल होती है, वो पहुंच जाती है हर किसी कंट्री में, जैसे भी पहुंचे, इधर इट्स एक्सपेंसिव और नॉट, लेकिन वो पहुंचती जरूर है। लेकिन अगर आप देखें उसके पीछे से एक कोल्ड चेन का ही सारा रोल होता है और ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन का ही रोल होता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको पाकिस्तान में फ्रेश ब्लूबेरीज भी मिल रही होती हैं आजकल। सो इट्स ऑल you know after the blessing of God, it is a blessing again from the refrigeration और transport refrigeration जिसकी वजह से वो आपके पास ब्लूबेरीज फ्रेश लेवल पे पहुंच रही होती है। तो अगर आप देखें उसको, कभी आप स्टडी करें तो उसकी पैकिंग, और वो अगर आप स्टोर पे भी जाएं सुपर स्टोर में तो उनकी बड़ी पैकिंग, वेंटिलेटेड पैकिंग होती है ताकि वो उसके अंदर कूलिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली चलती रहे। इवन पैकिंग के अंदर भी कूलिंग के इम्पैक्ट को मद्देनजर रखा जाता है। तो वर्ड इज अगेन चेंजिंग, और फिर जब चेंज कर रही है तो फिर लोग उसके नए नए सोल्यूशन भी तलाश कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट की तरफ भी चीजें जा रही होती हैं, नई टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हो रही होती हैं। इसी तरीके से लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन है, सी ट्रांसपोर्ट भी चेंज हो रही है और एयर ट्रांसपोर्ट भी काफी हद तक चेंज हो रही है नए तकाजों के मुताबिक, स्पेशली आफ्टर द कोविड। अच्छा जी, फिर ये रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स जो हैं ये बुनियादी तौर पे, मैं क्विकली इस पे ही आ जाता हूँ। रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो इंटरनेशनली भी और नेशनली भी हमारे यहाँ यूज हो रहे हैं, ये दो किस्म के बुनियादी तौर पे सिस्टम्स होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एवेपोरेटिव कूल, जिसमें एवेपोरेटर जो है वो जस्ट लाइक काम करता है जिससे आपका फैन कॉइल यूनिट काम करता है। तो उसके पीछे जो है वो एक कंडेंसिंग यूनिट लगा हुआ होता है। वो कंडेंसिंग यूनिट की सोर्सिंग जो है बाज का वापडा ऑपरेटेड होती है या लाइन ऑपरेटेड होती है या वो इंजन से ड्राइव हो रहा होता है।
तो अगर इसकी आप बुनियादी तौर पे कैटेगराइजेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन, तो एक तो ये हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि वन टाइप ऑफ कंटेनर्स विच आर रनिंग बाय द इंजन ऑफ द ट्रक्स। कंप्रेसर को जो है वो मैकेनिकली इंजन ड्राइव कर रहा था जस्ट लाइक योर कार। तो एक तो ये इसमें सिस्टम है। दूसरा इसमें सिस्टम होता है कि अगर एक स्टैंड अलोन उसके अंदर जैसे नोज माउंटेड आपने यूनिट देखे होंगे, पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, तो ये जो नोज माउंटेड सिस्टम होते हैं ये ट्रक के ऊपर ही कंडेंस यूनिट फिक्स हुआ होता है। अंदर भी फिर अगेन इसके अंदर दो टाइप्स के इवेपोरेटर होते हैं। एक तो हम कहते हैं यूटेक्टिक सोल्यूशन, यूटेक्टिक पैड टाइप सिस्टम लगा होता है, और एक के अंदर डायरेक्ट इवेपोरेटिव यूनिट्स लगे हुए होते हैं। अच्छा, इसकी भी फिर पावर दो तरीके से होती है। इसके अंदर जिससा इंपोर्टेड यूनिट्स आते हैं बाहर के मुल्कों में, चूंकि डीजल और पेट्रोलियम सस्ता है इसलिए वो फिर इसके साथ इंडिपेंडेंट जनसेट इसके अंदर ही डाल देता है, तो वो अपना टेम्परेचर खुद ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑन ऑफ होता रहता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है कंटेनर का। लेकिन अगर आप जिनसेट नहीं लगाते तो फिर ये होता है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपने यहाँ पे माउंट किया होता है, आप उसको बाहर से वापडा से या लाइन पावर सोर्स देते हैं, कंप्रेसर इसके अंदर ही होता है। फिर आप यूटेक्टिक सिस्टम पे ज्यादा फोकस करते हो। यूटेक्टिक सिस्टम में ये होता है कि आपके पास कूलिंग पैड्स लगे होते हैं, जिस आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये कूलिंग पैड्स के अंदर हमारे पास ना यूटेक्टिक सोल्यूशन होता है। बेसिकली यूटेक्टिक सोल्यूशन अगेन इट एक्ट्स लाइक अ कूलिंग बैटरी। इसके अंदर यूटेक्टिक सोल्यूशन जो होता है इसका एक यूटेक्टिक पॉइंट होता है विच इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट अराउंड -17 और -20। तो ये -17 टू -20 ये अपनी एक फेज को चेंज कर लेता है, और फिर जब आप इसके कंप्रेसर्स को ऑफ करते हैं तो ये फिर आपको बैकअप देता रहता है जस्ट लाइक योर यूपीएस। तो ये चार्ज हो रहा होता है ओवर द पीरियड, आप 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे लिए कंप्रेसर को ऑन करके इस यूटेक्टिक सोल्यूशन को इसके यूटेक्टिक पॉइंट पे ले जाता है। तो यूटेक्टिक पॉइंट बेसिकली ये होता है जहां पे सोल्यूशन जो है अपना फेज चेंज कर लेता है, इट बिकम्स सॉलिड आइस। अगर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अगेन यूटेक्टिक सोल्यूशन, फिर इसमें ग्लाइकोल भी होता है, इसमें डिफरेंट किस्म के ब्राइन्स भी हैं। ब्राइन्स का अपना बिहेवियर है और ग्लाइकोल का अपना बिहेवियर है, उसका अपना फ्रीजिंग पॉइंट है ग्लाइकोल का और ब्राइन्स का अपना है। लेकिन ऑल टुगेदर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एक बैटरी कूलिंग बैटरी का बैकअप मिलता है जब वो ऑन द रोड होता है। मतलब 6-8 घंटे आपने इसको कंप्रेसर को पावर लाइन दे के ये अपने यूटेक्टिक सोल्यूशन को फ्रीज कर लिया है -20 या -25 पे, और उसके बाद आप प्लग आउट करके तो यू कैन यूज दैट ट्रक फॉर द नेक्स्ट 12 आवर और 8 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज, कितनी दफा आप दरवाजा खोलते हैं या किस तरीके से या किस इन्वायरमेंट में आप चला रहे हैं। तो ये दो किस्म के सिस्टम यूज हो रहे हैं, और ये एग्जैक्टली पाकिस्तान में भी ऐसे यूज हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो खैर हमारे यहाँ और भी बड़ी वैरायटी है, दुनिया से इंपोर्टेड कंटेनर भी आए हुए चल रहे हैं, लोकल कंटेनर भी चल रहे हैं। लोकल कंटेनर्स जो हैं वो यूटेक्टिक सोल्यूशन पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ डीजल या पेट्रोलियम बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंट या डेडिकेटेड जेनसेट जो है वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के साथ लगा नहीं सकते। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे यहाँ ज्यादातर जो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स हैं जो मैन्युफैक्चर यहाँ पे वो इस तरीके से करते हैं कि यूटेक्टिक पैड्स लगे होते हैं, उसको 8-10 घंटे चार्जिंग कर लेते हैं और फिर वो आपको 8 से 12 घंटे आपको बैकअप देते हैं। और उसी दौरान अपना जो डिलीवरी, आप सुबह अगर निकलते हैं 8 बजे ट्रक निकलता है तो रात को 7-8 बजे तक अपनी डिलीवरीज करके आप वापस आ जाते हैं। तो ये दो किस्म के ट्रक्स हैं, एक यूटेक्टिक है और अगेन यूटेक्टिक के साथ भी जेनसेट भी है, एवापोरेटर भी है, 3-4 किस्म की ऑप्शंस आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एक थोड़ा सा ओवरव्यू ये है, इसके अंदर देखेंगे ये अगर आप एग्जांपल दी हुई है, ये सिस्टम जो है कंप्रेसर के साथ कनेक्टेड होता है। कंप्रेसर जो है ये इंजन से ऑपरेटेड होता है, मैकेनिकली पावर, ये मैकेनिकल पावर ये इंजन से लेता है। अगेन इसके अंदर भी कंडेंसर होता है और एवापोरेटर होता है। एवापोरेटर जो है वो जस्ट लाइक एक्टिंग एज अ फैन कॉइल यूनिट, अगर आप देखें तो ये फैन कॉइल यूनिट के तौर पे यूज करता है। अगेन इसमें फिर ऑप्शंस हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें एक इसके साथ भी स्टैंड बाय ऑप्शन दे दें इलेक्ट्रिक की, और कुछ मतलब अगर आप फर्ज करें अगर आपका रुका हुआ है, इंजन ऑफ है, तो आप बाहर से भी इसको पावर दे सकते हैं। देयर कुड बी अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वी कैन डू टू अचीव आवर गोल। उसमें ये है कि इंजन से भी चला सकते हैं आप, पावर से भी चला सकते हैं। हो गया। उसके अलावा फिर हम नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो रेफ्रिजरेटेड एयर कार्गो है।
अच्छा, रेफ्रिजरेटेड एयर कार्गो है, ये ज्यादातर यूज होता है मेडिसिन में या टू सम एक्सटेंट फ्रूट्स के अंदर भी यूज हो रहा है आजकल। इसमें ये होता है कि इसके अंदर अभी आगे आपको जाके दिखाते हैं, इसमें अंदर कोई दो किस्म के सिस्टम यूज होते हैं। एक तो इसमें यूज होता है पैसिव सिस्टम ये होता है कि ये सिर्फ उसको जो भी कमोडिटी है उसकी एक इंसुलेशन कर दी जाती है कि ये जो कमोडिटी है, ये जो आइटम है, इसके टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर जो ना इम्पैक्ट ना करे। इसको कहते हैं पैसिव सिस्टम। मतलब इसमें कोई कूलिंग डिवाइस नहीं लगा होता या कोई इस तरह की चीज नहीं होती, सिर्फ कैबन्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि जिस टेम्परेचर पर आपने चीज रखी है वो जितने घंटे की भी फ्लाइट है उस घंटे के लिए उसको इंटैक्टेड रखता है, और जैसे वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है वहां से आगे फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में वो शिफ्ट हो जाता है। एक्टिव सिस्टम ये होता है कि इसके अंदर वही बॉक्सेस होते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर आप कुछ आइस या यूटेक्टिव या पीसीएम या फेस चेंजिंग मटेरियल्स के बैग्स रख देते हैं, जिससे अगर आप यहाँ से भी मेडिसिन लेने जाएं तो वो कुछ मेडिसिन के साथ वो आपको आइस दे देते हैं या वो आपको बॉटल दे देते हैं कि जी ये आप रख के घर ले जाएं, तो वो टेम्परेचर उसका बरकरार रहता है। तो ये वो एक्टिव सिस्टम है। अच्छा, इसमें जो तीसरी जो चीज है, अभी कुछ कंट्रीज में क्योंकि बड़े ज्यादा जहाजों के भी साइज बड़े होते जा रहे हैं, एयर कार्गो बसेस के भी, तो कुछ मुल्कों में अब इस तरह का आ गया हुआ है कि ये जो कैबन्स आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ छोटे छोटे रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी उन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं। वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम ये होते हैं कि वो पुल डाउन नहीं कर रहे होते, वो भी अगेन एक टेम्परेचर ही मेंटेन कर रहे होते हैं, और वो 12 वोल्ट बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, जस्ट लाइक योर कार एसीज, या जिससे अगर आपने देखा होगा बड़ी गाड़ियां जो होती हैं उसमें भी छोटा सा कूल बॉक्स बना होता है, तो उसका जो कंप्रेसर यूज हो रहा होता है वही सेम कंप्रेसर इसके अंदर यूज हो रहा होता है, क्योंकि उसकी जो हीट एक्सट्रैक्शन है वो अपना जो जहाज का कूलिंग सिस्टम होता है उसके साथ वो बैलेंस हो जाता है। तो ये दो तीन किस्म की जो कार्गो के अंदर यूज होते हैं। और इवन अगर आप देखें तो बाज का जहाजों में आपको जो फूड सर्व करते हैं तो वो जो डेजर्ट वगैरह ये कुछ जूसेस होते हैं वो ठंडे होते हैं। अगर 12-14 घंटे की भी फ्लाइट है तो वो 12वें आवर में भी जो आपको फूड वगैरह सर्व कर रहे होते हैं तो इवन देन दे आर कोल्ड। उसके पीछे यही होता है कि इन्होंने जिस तरीके से वो सिस्टम को मेंटेन किया होता है, इसी किस्म के कंटेनर्स बॉक्सेस होते हैं, अगेन ये वाले जिसके अंदर ये लेके जा रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो ये इंटरमोडल रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स। ये कंटेनर्स बेसिकली यूज होते हैं शिपिंग के लिए या लार्ज कार्गो ऑपरेशंस के लिए। मतलब शिपिंग के लिए ये कि सपोज वन कमोडिटी इज कमिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड देयर एप्पल्स, तो टोटल जर्नी माइट बी फ्रॉम 2 months to 3 months। तो उसके लिए फिर ये होता है कि इनका वहां पे फिर अपना एक निज़ाम होता है, वो फिर क्रॉप्स को के एजिंग इफेक्ट को टेस्ट करते हैं कि अगर ये क्रॉप्स जो भी हम रख रहे हैं बीच में एडिबल्स, बाय द टाइम दे विल रीच टू द डेस्टिनेशन, जो उसका राइपनिंग इफेक्ट है वो उस टाइम फ्रेम में आ रहा होता है। तो अगर आप देखें इंपोर्टेड हमारे यहाँ भी बहुत से फ्रूट्स आना शुरू हो गए हैं, हम दुआ करते हैं कि यहाँ से भी बाहर जाए, लेकिन ये है कि हमारे पास जो भी इंपोर्टेड फ्रूट्स आ रहे हैं अगर आप देखें तो उसके अंदर भी हमारे पास रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में आ रहा है, तो वो बहुत टेक्निकली तरीके से उन्होंने उसको पैक भी किया होता है, और उसकी जो एजिंग इफेक्ट है उसको वो इन लाइन करते हैं जितना उसका डेस्टिनेशन टाइम फ्रेम होता है। मतलब अगर वो एप्पल्स हैं और उसका जो एप्पल का बायोलॉजिकल एक लाइफ साइकिल है, लेट से वो डिपेंड करता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, तो वो जहां पहुंचना होता है वो उसी टेम्परेचर पे उसको लेके जाते हैं जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचे, तो वो आपको अपने एजिंग पीरियड में ही रिसीव हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स को वो वहां पे पैक करते हैं, और फिर साथ इसके सो मच सो के सेंसर्स और वाईफाई के साथ ये कनेक्टेड होते हैं ये कंटेनर्स। और जब ये शिप्स के ऊपर भी जा रहे होते हैं तो यहाँ पे इसका एक पावर सिस्टम होता है, वो जो शिप का मेन पावर जेनसेट होता है उसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं, और फिर ये आगे अपना टेम्परेचर मेंटेन करता हुआ जाता है, और इसके अंदर इंजन भी लगा होता है। तो ये इस तरीके से होता है। और इसकी ये जो कूलिंग सिस्टम है इस तरीके से ये कैसेट्स होती हैं, ये कैसेट्स होती हैं, ये अगर आप देखें तो आपको ये कैसेट नजर आ रही हो, ये कैसेट पूरा एक पैकेज के तौर पे कंटेनर के अंदर यहाँ पे फिट कर दिया जाता है ताकि ये रिमूवेबल होता है, और इसकी जितनी भी फ्रेमिंग और साइजिंग और वेट होता है वो जो इंटरनेशनल आईएसओ स्टैंडर्ड है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का उसके मुताबिक ही रखा जाता है, ताकि वो जब वो वेट में जाता है तो सारा प्रोसेस में गुजरता है,
तो इट शुड कंप्लाइंग ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जगह कम होती है इसमें, वेट का भी इशू होता है, तो इसके अंदर स्क्रॉल कंप्रेसर्स यूज किए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, उस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए। तो ये अगेन कंटेनर्स आर मेड विद द प्रिंसिपल ऑफ, ये वो जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि प्रिंसिपल ऑफ आईएसओ स्टैंडर्ड 1496, ये कंटेनर बनाने का जो स्टैंडर्ड है, ताकि जहां पे भी वो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर जो स्टैक किया जा रहा है शिप के ऊपर या अनलोड किया जा रहा है या पोर्ट के ऊपर रखा जा रहा है, तो वो उन्हीं इनलाइनमेंट या स्पेसिस में पूरा है जहां पे नॉर्मल कंटेनर आ रहे होते हैं। तो जो भी ये रेफ्रिजरेटेड कंटेनर बनाते हैं इंटरनेशनल कार्गो, वो इस चीज को स्टैंडर्ड को देख के ही बनाते हैं, ताकि उस हिसाब से इसकी मनूवरिंग को कोई इशू ना हो। अच्छा, एक और इसमें है जी, द इक्विपमेंट इज यूजुअली रिमूवेबल माउंटेड विद द बोल्ट्स। फिर अगेन जिस तरह लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि दिस इज द इक्विपमेंट, इसके फिर मुख्तलिफ दुनिया में मैन्युफैक्चरर हैं जो इसको बनाते हैं। कंटेनर बनाने वाली कंपनी एक होती है, ये बनाने वाली एक अलग से कंपनीज होती हैं, और फिर उसको इंटीग्रेट किया जाता है, आपने यहाँ से उसके अंदर फिक्स करना होता है। और फिर इसके अंदर फिर उसी तरीके से फिर बाकी जैसा हमारी इंजीनियरिंग फील्ड्स में कंट्रोल्स का आजकल बहुत रोल है, माइक्रो प्रोसेसर्स का, वाईफाई का, इंटरनेट का। इसी तरीके से इन कंटेनर्स को भी जब, चूंकि इसमें टेम्परेचर सेंसिटिव आइटम्स होती हैं, तो उसी तरीके से इसको फिर मॉनिटर किया जाता है कि इस वक्त इसकी डेस्टिनेशन कहाँ है। अगर वो दो महीने का वॉयज है उसका, तो वो पता चल जाता है कि इस वक्त किस टेम्परेचर पे आपकी कमोडिटीज, वो एंड यूजर को भी, जो उसका बायर कस्टमर होता है उसको भी टेम्परेचर जा रहा होता है, और जिसने शिप किया होता है उसको भी टेम्परेचर पता लग रहा होता है कि ये उसका है। और फिर जब वो रिसीव करते हैं तो सार इसके एक कार्गो लिस्ट भी जाती है कि आपकी जो ये कमोडिटी है ये कंट्रोल टेम्परेचर पे आपको रिसीव हुई है। ज्यादातर ये 20 फीट और 40 फीट स्टैंडर्ड साइजेस में कंटेनर्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक थोड़ा ये इससे थोड़ा डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि इसमें आ गया है तो मैं आपको इससे थोड़ा सा रूसीडांस करवा देता हूँ। जिस तरीके से आम कोल्ड स्टोर होते हैं, एक उनको कहते हैं एटमॉस्फेरिक कंट्रोल कोल्ड स्टोरेज। एटमॉस्फेरिक कंट्रोल कंट्रोल जो कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, उसमें हमने CO2 और ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कंट्रोल करना होता है टू हैव द मैक्सिमम शेल्फ लाइफ ऑफ द कमोडिटीज। अब उसमें बुनियादी तौर पे ऑक्सीजन बेसिकली, आप सिंपल सी बात है कि कोई भी फ्रूट्स होते हैं जब वो रोटनिंग लाइफ अपनी एंड लाइफ की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो उसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। बेसिकली सीए स्टोर्स जो होते हैं, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेज, उसके अंदर हमने उस राइपनिंग को या ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करना होता है। बल्कि इनफैक्ट कहना ये चाहिए कि जितनी भी रेफ्रिजरेशन है, चाहे वो ट्रक से कर रहे हैं, चाहे वो कोल्ड रूम से कर रहे हैं, चाहे वो ब्लास्ट रूम से कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो उसका नेचुरल राइपनिंग या ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको स्लो करना है। इट इज ऑल अबाउट दैट। और वो प्रोसेस जो है वो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डिपेंडेंट होता है। जब कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल ऑक्सीडाइज होता है, तो वो उसके नतीजे में ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, और ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ना रिलीज करता है। ठीक है, अब इसकी इन दोनों के जो एक सर्टेन रेशियो होती है, उसको अगर आप स्लो डाउन कर दें बाय मींस ऑफ डिफरेंट अवेलेबल टेक्नोलॉजी, लेट्स से CO2 की क्वांटिटी को आप नेचुरल वेंटिलेशन करके कंट्रोल कर सकते हैं। अगर CO2 की कंसंट्रेशन आपके ड्यूरिंग द जर्नी आपके कंटेनर में ज्यादा हो गई है, तो वहां पे आप ये कह सकते हैं इन्हीं सिस्टम्स के अंदर उन्होंने सेंसर्स लगाए हुए होते हैं, वो फिर सेंस कर रहे होते हैं, तो वेंट्स ओपन हो जाते हैं। ये सारे सॉल्यूशंस जिस तरीके से एटमॉस्फेरिक कंट्रोल कोल्ड स्टोरेज में अरेंजमेंट्स अवेलेबल हैं, इसी तरीके से कंटेनर्स में जो जदीद कंटेनर्स आ रहे हैं, जिनमें आपने देखा होगा कि आपको कमोडिटीज बड़ी फ्रेश मिलती हैं, उसकी वजह यही है कि ये वाली जो कंट्रोल एटमॉस्फेयर की टेक्नोलॉजी है, इसको अब कंटेनर में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। तो ये एक इनोवेशन है। बहरहाल दुनिया काम कर रही होती है मुस्तकिल इंप्रूवमेंट के लिए। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा ये हुआ है कि एक तो शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, एंड सेकंड इकोनॉमी फिर इम्पैक्ट होती है इसके साथ इनडायरेक्टली। सीए स्टोर एक अलग से सब्जेक्ट है, वो कभी इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो उस पर बात करेंगे, वो कैसे काम करता है और क्या होता है। अच्छा जी, ये रेफ्रिजरेटेड ट्रेन है हमारे पास। अब जिसमें मैंने स्टार्ट में बताया था कि बेसिकली रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स से भी पहले रेफ्रिजरेटेड ट्रेन यूज होती थी,
और उसके अंदर ये था कि कैबिन्स होते थे इस तरीके से। ये रियल पिक्चर मैंने ली है, वैसे ये रियल में पिक्चर है, बहुत पुरानी, कोई 1856 की पिक्चर है ये। तो इस किस्म के बगीज बनाई जाती थी इंसुलेटेड। अगेन उस वक्त जो इंसुलेशन के मटेरियल अवेलेबल होंगे उससे इसको इंसुलेट किया जाता था, और इसके अंदर आइस के ब्लॉक्स रखे जाते थे बड़े बड़े, दैट इंक्रीज द मीट एंड जो आपकी इसकी लाइफ है वो बढ़ जाती थी, पर जो भी डेस्टिनेशन इस पे इन्होंने पहुंचाना होता था। तो ये पैसिव कूलिंग इसमें की जाती थी। तो ट्रेन की एक लंबी हिस्ट्री है, लेकिन अब जो जदीद है उसके अंदर फिर अगेन वो मॉडर्नाइज, चूंकि हमारे पास एक इंसुलेशन के मटेरियल्स बहुत अवेलेबल हैं, तो एक मॉडर्न कार्गो कंटेनर्स की शेप की जो है ये बनती हैं, बगीज बनती हैं, जिसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। फिर अगेन इसके अंदर भी कंट्रोल्स भी किया जा सकता है, इसको आपको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग भी हो रही होती है, टेम्परेचर भी मेंटेन किया जा रहा होता है, और रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी ऑलमोस्ट फ्री ऑन का इसमें यूज हो रहा होता है। फिर ये रेफ्रिजरेटेड शिप्स का भी कॉन्सेप्ट है, ये अभी भी चलता है, अभी भी ये कमोडिटी बहुत जरूरी है, उसके बगैर आपकी फिशिंग इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाती है। अभी आपने देखा होगा कि बड़ा मीडिया पे भी उन चीज़ों पे शोर हो रहा था कि जी चाइना जो है वो ग्वादर में बहुत काम कर रहा है फिशिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर। वो फिशिंग इंडस्ट्री के ऊपर इसलिए काम कर रहा है कि जो आपकी ग्वादर में वहाँ पे फिश है, उनके पास जो उनको पकड़ने के हालात या ये सारी चीज़ें वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, हम वहाँ तक जा ही नहीं सकते हैं। वो अपने कंटेनर्स लेके आते हैं चाइना से, और वो कंटेनर 2-2 महीने, महीना वो खड़े रहते हैं सी में, और वो वहीं से पकड़ के उसके अंदर ही वो करके शिप्स जो है वो वहाँ से रवाना हो जाता है चाइना की तरफ। तो वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है उनको बेनिफिट ये हो जाता है कि वो जो फिश की लाइफ है वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। जैसे ही आप उसको करते हैं, पकड़ने के बाद उसको आप सीधे कोल्ड रूम में डालते हैं, ये कुछ चीज़ें आपको तस्वीरें भी नज़र आ रही होंगी। तो ये रेफ्रिजरेटेड शिप्स का भी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा यूज होती है फिशरीज में, फिशिंग इंडस्ट्रीज में। अच्छा, अब थोड़ा ये मैं इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करूंगा, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ों से निकल के अब ये थोड़ा कमर्शियल एक्सपेक्ट्स हैं और मार्केट ट्रेंड्स हैं, और जो हमारी लाइफ के ऊपर ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं वो किस एंगल से कर रही हैं, इंप्रूवमेंट्स क्या हैं और मार्जिन कहाँ पे हैं। अच्छा, इसमें जी करंट इश्यूज एंड मार्केट ट्रेंड्स ये है कि whilst many people only experience refrigerated domestically in chiller and frozen section supermarket and possibly reconditioning the cold chain to get the produce to them often goes unnoticed। मतलब ये है कि हम लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जब कोई कमोडिटीज खरीदने जाते हैं तो हम ये तो देख रहे होते हैं कि सुपर मार्केट कैसी है, इसके अंदर एचवीएसी सिस्टम चल रहा है, रेफ्रिजरेटर पड़े हुए हैं, उसके अंदर फ्रोजन चीजें पड़ी हुई हैं, चिलर में चिलर की चीजें पड़ी हुई हैं, बट इट इज अननोटिस कि वो वहां पहुंची कैसे। तो अगर पीछे से ही वो टेम्परेचर शॉक्स करके या अपनी मेच्योरेशन या सैचुरेशन पॉइंट से हट के वापस आके फ्रीज हो भी गई हैं, तो वो इवन देन द क्वालिटी एंड स्टफ इज नॉट राइट। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पीछे वहाँ पे चीज़ें कैसे आ रही हैं, सुपर मार्केट वालों ने उसको कैसे हैंडल किया हुआ है, जो पीछे कंपनी सप्लाई दे रही हैं उनके पास रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स, व्हीकल्स या कोल्ड चेन के क्या सोल्यूशन है, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट फूड। जब आप फूड को फ्रीज करते हैं, फ्रीज करने के बाद बैक्टीरिया भी फ्रीज हो जाता है, स्लो हो जाता है, लेकिन जब उसको टेम्परेचर शॉक बनता है, मिलता है, लेट से आपने -16 पे फ्रीज किया, -20 पे फ्रीज किया, वो उसका टेम्परेचर 0 आ गया, 0 करने के बाद फिर आपने उसको फ्रीज कर दिया सुपर मार्केट में जाके, अब उसको फ्रीज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया हैज बीन ग्रोन अप, और वो इतनी उस बैक्टीरिया में रेजिलियंस हो जाती है कि आप उसको आप -40 पे भी ले जाए तो आप उसका आप बिगाड़ नहीं सकते कुछ, क्योंकि वो रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग फूड माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या इस फील्ड में जाते हैं, या मेरा तो इतना नॉलेज नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड है फूड माइक्रोबायोलॉजी, और इसकी लाइफ स्पैन और ये सारी चीज़ें बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो अगर आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम फिर क्या खा रहे होंगे, क्या क्या चीज़ें हमारे तक पहुंच रही होंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बैक्टीरिया को टेम्परेचर शॉक लगा है या नहीं लगा, और वो किस हालत में आपके तक पहुंचा है। अच्छा जी, बट दिस टू एक्सपेक्टेड एज द पॉपुलेशन ऑफ द प्लैनेट। अच्छा, दूसरा इसमें ये एक्सपेक्ट है कि क्योंकि हमारी दुनिया में आपने देखा है कि एक बहरहाल ओवरऑल पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर ही रही है। हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान जैसे कंट्री में कुछ ज़्यादा रेशियो होगी या कई और मुल्कों में थोड़ी कम होगी, बहरहाल ओवरऑल पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। अच्छा, ओवरऑल पॉपुलेशन जब बढ़ रही है और लोगों का लाइफ स्पैन भी इंक्रीज कर रहा है,
इवन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो ग्रेजुअली डेवलप कर रहे हैं और उनका लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो रहा है, तो फिर फूड सिस्टम पे भी उसी हवाले से प्रेशर आ रहा है। लोगों की जैसे जैसे बाइंग पावर बढ़ेगी, मोर पीपल विल रश टूवर्ड्स मोर क्वालिटी फूड। जब आपको क्वालिटी फूड चाहिए तो फिर आपको उसके साथ क्वालिटी कोल्ड चेन भी चाहिए ही चाहिए। सूनर और लेटर व्हेन द क्लाइंट विल बी नॉलेजेबल, तो उन कंपनियों को जो इस कंपनियां इस फील्ड में काम कर रही हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और रादर दे विल बी वैनिश फ्रॉम द साइट, क्योंकि ये नॉलेज बेस इकोनॉमी बनती जा रही है अब पूरी, बल्कि पूरी वर्ल्ड ही नॉलेज बेस बनती जा रही है। अब इसमें कोई चीज छुप नहीं सकती। बहरहाल टुगेदर विद डिजायर टू हैव द फूड अवेलेबल। फिर दूसरा ये है कि एक और चीज एक्सपेक्ट इसमें आया है कि अब पहले एक चीज होती थी कि हम देखते थे कि यार ये जो आपके ऑरेंजेस हैं या मैंगोज हैं वो सीजन में अवेलेबल होते थे। एक चीज आपने देखी होगा, बाय द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सी चीजें आउट सीजन में भी आपको मिल रही होती हैं। गर्मियों वाले फूड कमोडिटीज या वेजिटेबल आपको सर्दियों में भी मिल रहे होते हैं, और सर्दियों वाले जो वो गर्मियों में मिल रहे होते हैं। तो ये जो एक स्पैन है ये भी अब नॉर्मलाइज और चेंज होता जा रहा है, और उन मुल्कों में भी वो चीज मिल रही होती है जहां पे ऑरेंज सिरे से लोगों को उगता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है। और इवन जो कोल्ड कंट्रीज हैं वहां पे आपको मैंगोज भी मिल रहे होते हैं, पाकिस्तान से जाएं या इंडिया से जाएं या कहीं से भी जाएं। इज ऑल हैपनिंग ड्यू टू द कोल्ड चेन प्रोसेस। इसकी वजह से सिस्टम पे प्रेशर आ रहा है। सिस्टम पे प्रेशर का मतलब ये होता है कि सिस्टम इज आस्किंग फॉर मोर सॉल्यूशंस, मतलब मोर सॉल्यूशन, मोर डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी should be there to cater the demand. It's emerging demand all together. Although the road transporter section had been quick to adopt. अच्छा, ये जो रोड का जो हमारा ट्रक्स चलने वाले हैं, क्योंकि इनका स्पैन छोटा होता है, इन्होंने अगर आपने फर्ज करें रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स रखे हुए हैं तो आपकी रीच में है। जो भी कंपनी उसको मेंटेन कर रही है वो उन्होंने अपना एक फ्लीट बनाया हुआ, कुछ लोग भी रखे होंगे। अगर उसके अंदर कोई डाइवर्सिफिकेशन या कोई टेक्नोलॉजी चेंज आता है तो वो इजीली जो है उससे ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। लेट्स से जिस तरह अभी बैन निकलने जा रहा है कि जी 404 जो है वो रेफ्रिजरेंट इज गोइंग टू बी फिनिश बाय द एंड ऑफ 2028। अब उसके अंदर जो नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट है वो 453 है, 450 है, 451 है। अब देखने वाली बात ये है कि डाउन द स्ट्रीम हमारे पास उसको चलाने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, क्या हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उसको अडॉप्टेबिलिटी करने के लिए उनके पास टेक्निकल नॉलेज और नो हाउ है। और फिर दूसरा एक और इसके अंदर मैं चैलेंजेस में डिस्कस करूंगा, वो ये है कि मोस्टली जो नए रेफ्रिजरेंट्स आ रहे हैं वो प्रोपेन बेस्ड हैं, वो फ्लेमेबल हैं। हमारे जैसे मुल्कों में वो एयर कंडीशनिंग की फील्ड में भी वही मसाइल हैं जो हमारी रेफ्रिजरेशन फील्ड के अंदर भी मसाइल है। तो इस तरीके से ये कि ये वेल वर्स है, ये दुनिया एक प्रोसेस में से गुजर रही है। न्यू रेफ्रिजरेंट्स भी आ रहे हैं और एग्जिस्टिंग रेफ्रिजरेंट्स के ऊपर प्रेशर भी आ रहा है, एंड पीपल आर आस्किंग फॉर मोर सॉल्यूशंस। उसके बाद हमारे पास जो स्मॉलर सिस्टम में तो अभी भी मेरा ख्याल है कि जो हाउस होल्ड वाला सोल्यूशन है वो 134A पे अभी भी चल रहा है। लेकिन जो हमारे ट्रक्स हैं उसके लिए जो नया रेफ्रिजरेंट ड्राइव हो रहा है वो है HFC 452 भी है, इसमें 451 भी है और 449 भी है। इसमें 2-3 रेफ्रिजरेंट्स हैं जिनका ओजोन डिप्लीशन फैक्टर जो है वो 2000 से कम है, क्योंकि जो कगाली अमेंडमेंट हुई है 2016 में, उसके अंदर जो आपके जिनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 2000 से कम है, दैट कुड बी यूज टिल 2035 तक। तो ये आपने देखना है कि इसके लिए हम लोग रेडी हैं, कि हमने इसके लोगों को ट्रेन कर लिया है, हमारे पास कंप्रेसर्स कंपैटिबिलिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है कंटेनर इंडस्ट्री हैज येट टू चेंज ओवर वन ऑफ द लार्ज मैन्युफैक्चर। कुछ लोग जो है दुनिया में वो CO2 पे भी कंटेनर्स बना रहे हैं, लेकिन CO2 का इशू ये है कि 35 डिग्री से ऊपर जहाँ पे एम्बियंट जाता है जिन मुल्कों के उनके लिए फिजिबल नहीं है, वो प्रॉब्लम कर सकते हैं ड्यू टू द इमेंस हीट। यूरोप या रशिया में ये कामयाब है, CO2 के रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स रनिंग में हैं और विच इज़ अ नेचुरल रेफ्रिजरेंट। बट कंट्री लाइक पाकिस्तान हमारे लिए थोड़े मसाइल है इसमें, क्योंकि हाई प्रेशर है और ये सिस्टम हमारे यहाँ तो भी। अलबत्ता एक इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि CO2 में एक सिस्टम होता है, ट्रांस क्रिटिकल सिस्टम होते हैं। ट्रांस क्रिटिकल सिस्टम ये होते हैं जो कि कैस्केड सिस्टम होते हैं। बेसिकली एक सिस्टम को ठंडा करने के लिए आगे मजीद एक सिस्टम काम कर रहा होता है।
देन अगेन फिर वो एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, उसका साइकिल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको कैसे मेंटेन करेंगे, इट्स डिफिकल्ट जॉब। अच्छा, ये फिर हमारे पास जो फ्यूचर में अपकमिंग हमें अवेलेबल होंगे ऑल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट्स जो अभी यूज कर रहे हैं वो भी आपके सामने हैं, जो नए आ रहे हैं। HFC 452A है, HFC 513A है, जो हम ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन में यूज कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन रेफ्रिजरेंट्स के हवाले से बनी हुई है, कंडीशनिंग के लिए फिर अलग सोल्यूशन है। अच्छा, ये वो चैलेंजेस हैं, इसमें से कुछ मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन इंडस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन इन द लास्ट 3 decades, partly as a result of international environmental policies where were refrigerants that have been used efficiently for decades। पिछले जो 30-30, 40-40 साल से रेफ्रिजरेंट बड़े सक्सेसफुल थे और यूज किए जा रहे थे, अब उनको यूज करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है या एक्सपेंसिव होता जा रहा है। और हम तो वैसे ही ड्राइव हो रहे हैं इंटरनेशनल पावर से, जो हमारे लिए तो खुद से डिसाइड करना ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमने सारी टेक्नोलॉजी लैंड करनी होती है, इंपोर्ट करनी होती है, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो हमें ये अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये 404 रेफ्रिजरेंट हमें अवेलेबल नहीं होगा। R20 अगर अवेलेबल भी होगा तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो चीपर सोल्यूशन जब अवेलेबल होता है तो एक्सपेंसिव फिर को नहीं जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी द फेज आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये रेफ्रिजरेंट्स के बारे में आपको बताया गया इसमें कि कौन कौन से इश्यूज हैं हमारे पास। CO2 के दो तरह से हमारे इम्पैक्ट हैं। एक तो CO2 के सिस्टम पे आप चले जाते हैं तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि एक तरफ तो आप नेचुरल रेफ्रिजरेंट पे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो व्हीकल्स या ट्रांसपोर्टेशन के ट्रक्स या फूड प्रोसेसिंग के लिए जो एनर्जी CO2 के लिए जनरेट हो रही है, CO2 जनरेट कर रही है, वो तो होनी है। तो इसको ये एक क्रॉस रेफरेंस स्टडी बनती है, जिसपे दुनिया जो है वो रिसर्च कर रही है कि इसको किस तरीके से किया जा सके। अच्छा जी, उसके बाद UNDP के कुछ रिकमेंडेड मॉडल्स हैं ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन के लिए। जो दोस्त मजीद इसमें जाना चाहते हैं तो UNDP का 2024 का ये अवेलेबल है पेपर, आप WHO के उसके ऊपर जाके खुद भी स्टडी कर सकते हैं। पेटेंट इश्यूज ब्लॉक मच ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसक्रिटिकल CO2 सिस्टम। ट्रांसक्रिटिकल CO सिस्टम इज अ फैंटास्टिक जीरो, इसका ओजोन डिप्लीशन फैक्टर है, नेचुरल रेफ्रिजरेंट है, लेकिन इशू ये है कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इसमें दो सिस्टम, फिर दो कंप्रेसर होते हैं। इट एक्ट्स लाइक जिसका आपने देखा होगा कि टर्बोचार्ज इंजन होते हैं, ये उस किस्म की टेक्नोलॉजी है। उसको फिर ट्रक के ऊपर फिक्स करना और ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन के अंदर फिक्स करके यूटिलाइज करना, उसके कमर्शियल एक्सपेक्ट्स को देखना, इट्स अगेन डीप स्टडी एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड फॉर दैट। Current both equipment manufacturer and standard committees are working to introduce system and standard of the safe operation of the hydrocarbons and other flammable refrigerants। अब इसमें ये हुआ है कि जितने भी नए रेफ्रिजरेंट इवॉल्व हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसमें से मोस्टली फ्लेमेबल हैं, एयर कंडीशनिंग में भी और रेफ्रिजरेशन में भी। जो फ्री ऑन की 404 की भी रिप्लेसमेंट्स हैं, और फ्लेमेबल के ऊपर हमारे यहाँ जो है ना, आपको पता है कि कोई SOPs डेवलप नहीं है। अगर कोई होटल इंडस्ट्री है या कोई इवन ट्रक्स के अंदर देखें तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इवन फायर रिटार्डेंट या फायर फाइटिंग का कोई निज़ाम अवेलेबल नहीं है। होटल्स में भी कोल्ड चेन के जो कोल्ड स्टोर्स भी बने हुए हैं, तो ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए हम मेरा ख्याल है कि इसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। These has low typical below 5 although the some resistances। फिर कुछ इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट भी आ जाते हैं। कमर्शियल एस्पेक्ट ये आ जाता है कि एक बंदे के अगर 50 कंटेनर चल रहे हैं तो उसको जब तक कोई कमर्शियल इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो हाउ कैन ही स्विच टू द न्यू रेफ्रिजरेंट और न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये फिर एक जो है ना क्रॉस रेफरेंस स्टडी के बगैर ही, मतलब काफी एक एलैबोरेटेड कंपेन चलाई जाए जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो, लोग भी, एंड यूजर भी हों, और फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी इंगेज करके उनको इंसेंटिव दे के ग्रेजुअली इसको चेंज किया जा सके। अच्छा जी, वेरियस नोवल सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट यूज व्हिच ऑल्दो नॉट येट सिग्निफिकेंट इन नंबर्स। और भी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं इसमें आई हुई, लेकिन अभी वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए हम इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो कंक्लूड होता है वो अगेन जो दुनिया में इस वक्त कॉन्सेप्ट चल रहा है वो सोलर रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स का बहुत अच्छा है।
इसमें आपका जो नेट ज़ीरो इम्पैक्ट है उसी को फॉलो करने की कोशिश की है। जिस तरह इंजीनियरिंग हमारी HVAC के सॉल्यूशंस हैं, इसके अंदर हमारे पास रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स के अंदर भी बहुत सी कंपनियां जो हैं वो सोलर सॉल्यूशन के ऊपर ट्रक्स बना रही हैं। अगेन इस सारी स्टडी के अंदर मैं आपको दो एक चीज़ें बताना मेरे ख्याल भूल गया हूँ, वो ये है कि जो ये कंटेनर्स होते हैं, चाहे वो ट्रक्स के हैं, चाहे वो ट्रेन्स के हैं, चाहे वो कोई भी बॉक्सेस हैं, उसकी इंसुलेशन का बड़ा रोल होता है। जब तक एक कैबिन अच्छा क्वालिटी का नहीं बनेगा उसका आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये एक अगेन फिर वो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाने वाली बात है कि आप एक तरफ तो अच्छा रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा रहे हैं जिसके अंदर इवन आप CO2 यूज कर रहे हैं या ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं जो जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम है, लेकिन आप के बॉडी लॉसेस कंटेनर के या जो भी व्हीकल है उसके इतने ज्यादा हैं कि उधर से आप एनर्जी ज़ाया करें, मतलब आपने एनर्जी कंज्यूम करके कूलिंग प्रोड्यूस की और वो कूलिंग जो है वो वेस्ट हो रही है जस्ट ड्यू टू नॉट हैविंग द प्रॉपर इंसुलेशन। तो ये एक बड़ा सब्जेक्ट है अगेन। ये फिर जो इसकी एक इंजीनियरिंग है ट्रक बॉडी मैन्युफैक्चरिंग की, इसके अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, रॉक वूल भी दुनिया में यूज हो रहा है, PIR एक इंसुलेशन केमिकल होता है वो भी यूज हो रहा है, और PU भी हो रहा है यूज इसमें। इसकी डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं विच कैन गो अप टू 40 kg पर क्यूबिक मीटर टू 65 kg पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी जो होती है वो इंसुलेशन की, वो उसका कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर डिफाइन करते हैं कि उसका सेल कितना क्लोजली पैक्ड है। तो ये एक जो है इसमें कंसिडरेबल चीज है कि जो इंसुलेशन मटेरियल्स हैं उनका बेहतर होना या कैबिन का बेहतर होना बहुत जरूरी है। वो इसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं कि ये एफिशिएंट होना चाहिए। अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम एफिशिएंट है लेकिन बॉडी एफिशिएंट नहीं है तो यू आर स्टैंडिंग ऑन द सेम पेज, उसका कोई फायदा नहीं है। सो जो हमारा कैबिन है वो इंसुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो फ्यूचर है वो सोलर कंटेनर है, और ये यूरोप में ये रियल पिक्चर है ऊपर वाली जो आप देख रहे हैं, ये मैंने रिसर्च करके निकाली है। ये कंपनी है जो फ्लीट मेंटेन करती है यूरोप में, और वो ऑन रोड ही टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। आपने कोई यूटेक्टिक सिस्टम नहीं, इसमें वेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, और जितनी पावर उसको लेट से 5 किलोवाट की चाहिए कंप्रेसर को, वो 5 किलोवाट के सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं। प्लेस आप देख रहे हैं, और कुछ मैंने ट्रक्स ऐसे भी देखे हैं जिनकी ये पूरी बॉडी ही सोलर है, ऊपर भी है और साइड्स पे भी है। तो इवन देन अगर इस तरह का सोल्यूशन है तो यू कैन रन मोर बिगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद दैट। तो ये इसका इम्पैक्ट है कि अगर आप सोलर रेफ्रिजरेटेड ट्रक के ऊपर आते हैं तो यू विल सेव लॉट ऑफ एनर्जी, मनी, एज वेल एज यू विल बी लिविंग मिनिमम CO2 इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। उसके बाद जी नेशनल इश्यूज विद बॉर्डरिंग कंट्रीज विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट। रोड ट्रांसपोर्टेड, ये फिर इसमें ये चीज होती है कि अगर आपके रीजनल कोलैबोरेशन, जैसे यूरोप कनेक्टेड है 15-20 मुल्क आपस में, तो वो आपस में फिर क्रॉस कनेक्टेड एक बना लेते हैं एग्रीमेंट्स और स्टैंडर्ड्स, जिसके ऊपर वो सारे एक ही फॉर्मेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल जो है हमें सहूलत हो जाती है, बजाय इसके कि एक कंट्री में किसी किस्म का कंटेनर यूज हो रहा हो, सिस्टम कोई और यूज हो रहा हो, तो वो एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन आ जाता है। एयर फ्रेट में कोई खास चेंज नहीं है, एयर फ्रेट की अपनी लिमिटेशंस हैं। एयर फ्रेट के अंदर ट्रक्स में तो हम सोलर लगा सकते हैं, लेकिन एयर फ्रेट के अंदर स्टिल चूंकि वो लिमिटेड उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, एयर कार्गो के बहुत स्ट्रिक्ट, लिक्विड नहीं जा सकता या और कोई सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। उसके अंदर कोई इतनी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। लेकिन सोलर ट्रक्स जो हैं इट इज़ क्वाइट, मतलब ये काफ़ी तादाद में US में और यूरोप में यूज हो गए हैं। पाकिस्तान में तो मैंने अभी वैसे तक नहीं देखा, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट के यहाँ। तो पॉइंट इज के ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, मेनली जो कोल्ड चेन का आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद आपको कुछ उसके जो मीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के वो बताएं, और फिर कंक्लूड हम ये किया है इस चीज़ पे कि हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट्स हैं जो बैन होने जा रहे हैं, जैसा कि 404 है, उसके ऑल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट्स कौन से आ रहे हैं, और आगे ट्रांसपोर्टेशन में रिफर कंटेनर में क्या जिद्दत आ रही है। तो वो जिद्दत यही है जो आप देख रहे हैं कि सोलर जो इट्स पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।
और अगेन मैं इसमें एक चीज़ लास्ट पे ये कहना चाहूँगा कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी एंड एजुकेशन, इज नो एनी कमर्शियल पॉइंट। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। हमने सर इसमें पूरे इस आपकी इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो कि बड़ी इलाबोरेटली थी, कहीं हमने अमोनिया को डिस्कस नहीं किया। तो खास वजह है या आप इसको समझते हैं कि वो कोई बिजनेस केस नहीं है या हमारे लिए टेक्निकली फिजिबल नहीं है?